नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम लोग इंग्लिश मीडियम में फरवरी महीने के वो सारी समरी को कंप्लीट करेंगे जो हमारी पीआईबी में पूरी दी गई है। ऐसे ही योजना कुरुक्षेत्र की भी आपको करवाई जाएगी, पर अभी हम लोग पीआईबी की पूरी समरी को कंप्लीट करने वाले हैं। और जो भी आप में से वो स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका हिंदी मीडियम ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये है आपके सामने इंग्लिश मीडियम। तो अब आप लोग जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको स्टार्ट करेंगे। इस पूरी वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर नहीं करवाए जाएंगे, उसके लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ये है हमारा पेड ग्रुप, इसको आप ज्वाइन करोगे, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इन नंबर्स पे आप कॉल करके जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर की, जिसमें हमारे ये आर्टिकल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। इंडिया के कोस्ट गार्ड के ऊपर, नेवी, मैरिटाइम। स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल्स इज टोटली बेस्ड अपॉन दी नेवल कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। नेवी के बारे में, डीआरडीओ, इंडियन कोस्ट, ये सब कवर करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में इसरो के बारे में देखेंगे। सो इस तरीके से हमारे काफी सारे आर्टिकल्स यहाँ पर मैं आपको कवर अप करवाऊंगी। काफी मतलब 20-25 आर्टिकल तो हो जाएंगे कवर। और बाकी सारे आर्टिकल्स के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, लिस्ट आपके सामने है। ये हैं बाकी सारे आर्टिकल्स, आप देख सकते हो सामने। भारत श्री प्रोजेक्ट, इंडिया और रवांडा के रिलेशंस, ब्रह्मपुत्र रिवर, किलकारी प्रोजेक्ट, आदि महोत्सव, यूपीआई एक्सपेंशन, सूर्य घर, डिजिटल एम्पावरमेंट, कोल इंडिया के ऊपर, नोखरा सोलर माइलस्टोन, कोचिंग के ऊपर, स्किल इंडिया सेंटर, आसियान और इंडिया के साथ में कैसे रिलेशंस हैं, विमेन सेफ्टी, 5G हैकेथॉन, सेलिब्रेशंस। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको इस पूरी पीडीएफ में मिलेंगे। और फिर से वही मैं बता रही हूँ, अगर आपको इन 100 से ज्यादा आर्टिकल्स की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड कर दी थी। तो वो ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत इजीली सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सबसे पहले आर्टिकल से, वो है इंडिया के कोस्ट गार्ड्स के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया डज शेयर अ बॉर्डर विद द कोस्ट लाइन ऑफ 7,016 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। सो ये सब की प्रोटेक्शन कौन करता है? वो है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन नेवी भी करती है, पर इंडियन कोस्ट गार्ड भी करती है, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1 फरवरी को हुई थी 1977 में। तो अभी ये 48 अपना रेजिंग डे या फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनका मोटो है वयम रक्षमा, वी प्रोटेक्ट, मतलब हम प्रोटेक्ट करते हैं। जब से ये बनाई गई तब से ये 12,000 से ज्यादा लोगों की जानें भी बचा चुकी है। 24/7 निगरानी रखते हैं मैरीटाइम जोन्स के ऊपर। 50 से 60 से ज्यादा शिप्स रहती हैं, वेपन्स हैं, ताकि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, शिप्स, एयरक्राफ्ट, इक्विपमेंट सभी को सपोर्ट दिया जा सके। सो ये छोटा सा आर्टिकल था आईसीजी के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत सारे हमारे काम भी देखती है, जैसे कि एक वो परफॉर्म करती है ऑपरेशन ओलिविया। हर साल ये ऑपरेशन होता है, किसके लिए होता है? ये होता है ऑलिव रिडले टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये वाला कब क्या और कहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। यूपीएससी ने इस पे सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है एनडीए या सीडीएस एग्जाम में, राइट? तो आप इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। अब ये पूरे बॉर्डर्स को सब कुछ देखती है, उसी के लिए यहाँ पर नेवल सिविलियंस को ऑनर भी किया है, ठीक है? क्योंकि इंडियन नेवी ने ये बोला है कि 2024 जो पूरा ईयर होगा वो नेवल सिविलियंस को मनाएंगे,
ताकि हम सिविल नेवल जो हमारी फोर्सेस हैं उसको बेटर कर सके। नेवल एचआर मैनेजमेंट, वहाँ की डिजिटल चीजें, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चीजें, वहाँ का वर्कफोर्स, हर चीज को यहाँ पर तैयार कर सके। तो उसी के लिए कि भाई उसमें हम लोग किस तरीके से डॉकयार्ड्स, वहाँ के मटेरियल्स, आर्मामेंट, इंस्पेक्टरेट्स, ट्रेनिंग एरिया, सबको कैसे बना सकते हैं, उसके लिए इस पूरे को नेवल ईयर के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की गई है। सो ये भी एक दिमाग में रखिएगा। और उसी के एक लाइनेज पर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल भी है जो कि कहता है मैरीटाइम एरिया को हम लोग डिजिटलाइज करेंगे। डिजिटलाइज का मतलब क्या होता है कि उसमें डिजिटल चीजें जो होती है ना, मतलब कि जो हमारे पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर हैं सरबंदा सोनोवाल, वो बोल रहे हैं कि डिजिटल मॉड्यूल्स तैयार करेंगे। एक तो मैरीटाइम सिंगल विंडो और एक सागर सेतु प्लेटफॉर्म पे ही ये दोनों चीजें आएंगी, ताकि जितना भी नेवी से जुड़ा हुआ या इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब डिजिटल हो जाए, एक एक चीज डिजिटलाइज हो जाए। मतलब कि जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी एक तरीके से जितना भी उससे जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो सागर सेतु में ये जो मॉड्यूल्स होंगे ये हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, किसके ऊपर? सारा मैरीटाइम जो इंफॉर्मेशन है, पोर्ट कहाँ है, किस पोर्ट से कौन सा सामान जा रहा है, पोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट कैसे है, कब बना था, उसमें अभी किसका कंट्रोल हो रहा है, मतलब उस पोर्ट से जुड़ी हुई हर एक चीज हमें वहीं पर ही मिल जाए। तो ये नया सिस्टम है। सो अभी हमने स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल्स किस पे पढ़े? हमने स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल्स पढ़े 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट के टॉपिक्स के ऊपर। ऐसे ही स्पेस का भी अब अगला आएगा। अब स्पेस का डिफेंस सिस्टम है। देखो भाई, स्पेस में या तो इसरो देखेगा, आपको पता है इसरो देखता है, या फिर डीआरडीओ देखता है ना, दो ही है। अभी यहाँ पर क्या है, डीआरडीओ का है। डीआरडीओ ने एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यहाँ पर एस्टैब्लिश करा है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत उन्होंने ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करा है, जिसको यहाँ पर अब चेक भी किया जा चुका है पीएसएलवी 58 मिशन के तहत। ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इसरो की एक जगह से लॉन्च किया गया है इसका डेटा सारा, और ये पूरा का पूरा डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ को परमिशन किसने दी है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर तो एक ये एक पूरा टेक्नोलॉजी ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो डीआरडीओ ने बनाया, ताकि स्पेस में भी डिफेंस के ऊपर चीजों को ध्यान दिया जा सके। क्लियर है? ऐसे अब आता है एक रिलेशंस इंडिया और यूएई। आप सभी लोग जानते हैं यूएई काफी पॉपुलर है इंडियंस में। यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, लेकिन इसकी सबसे पॉपुलर सिटी है दुबई, और सबसे लार्जेस्ट भी है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए जानी जाती है। अभी क्या हुआ है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो यूएई के हैं, उन लोगों ने मिल करके एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी। बायलैटरल का मतलब दो देश, इन्वेस्टमेंट का मतलब एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, चाहे वो हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एक्सप्रेस हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, या फिर एक दूसरे की कंट्री में जितने भी डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब पता है, जितने भी लोग एक दूसरे की कंट्री में रहते हैं, उनमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देंगे। ठीक है। तो ये सब दोनों ने स्टार्ट करा है। इन्वेस्टर्स होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, बिल्डिंग्स में हो सकती है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में हो सकती है, ताकि हमारा भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, उनका भी बढ़े, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े। ठीक है। उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और अभी तो आबू धाबी न्यूज में भी काफी ज्यादा था। क्यों था? क्योंकि भारत का एक मंदिर, स्वामी नारायण लक्ष्मी जो मंदिर होता है, वो कहते हैं ना अक्षरधाम मंदिर, सुना होगा आप लोगों ने, वो वहां पे बनाया जा रहा है, जिसका नाम है बैप्स टेम्पल या बैप्स मंदिर। ये आबू धाबी का सबसे बड़ा, एक लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल में बन गया है। काफी पॉपुलर हुआ है, काफी भारत के लोग जो हैं, जो वहां पे रहते हैं, वो इस जगह पे गए हैं, उन्होंने काफी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह शेयर भी किए। तो ये भी एक फैक्ट है जिसके लिए अभी आबू धाबी न्यूज में था। बाकी यूएई देखो, आप सभी लोग जानते हो, सब लोगों ने नाम तो सुना ही हुआ है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूएई और दुबई अलग अलग है। नहीं भाई, यूएई में ही दुबई आता है, दुबई कोई सेपरेट कंट्री नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यूएई एक कंट्री है एशिया के अंदर, और ये जो पूरी कंट्री है, पॉपुलस सिटी उसकी दुबई है, इंटरनेशनल हब भी इसका दुबई ही है, जहां पर इंडियंस की जो
पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा रहती है, मतलब वहां पे 30% इंडियंस रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है CMFPO डिजिटल लीग। ये किसने स्टार्ट करा है, ध्यान से समझिएगा। CMFPO क्या है, कोल माइंस का प्रोविडेंट फंड। पीएफ से आपको समझ में आ गया होगा, पीएफ से प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कोल माइंस ने एक अपना प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है सी केयर्स। सी केयर्स किसके लिए है, कोल के पूरे सेक्शन में, पूरे एरिया में काम करने वाले वर्कर्स के लिए है, ताकि एक कंप्यूटर सिस्टम वहां पे लॉन्च किया जा सके। प्लस जिसमें अभी जो है 3.3 लाख प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स हैं, 6.1 लाख पेंशनर्स है जो कि कोल सेक्टर में काम करते हैं भारत में, उनके लिए एक केयर फंड लॉन्च किया गया है, ताकि कोल वर्कर्स को, जो भी कोल एरिया में काम करते हैं, उनका सारा डेटा, उनकी पेंशन, उनका पीएफ, हर चीज जो है वो इस सी केयर फंड में रहेगी। तो एक एक सिंगल फंड हो गया, सिंगल चीज हो गई जो कि सी केयर में रहेगा, जिसमें सब कुछ ही उनका यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उनको हेल्प करेगा, या पढ़ सकते हो यहाँ पर, जो भी उनका मतलब पेपरलेस काम उससे हो जाएगा। एक कोल का अपना एक लॉन्च कर दिया, इजी रह जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला आर्टिकल आता है, यूपीआई अभी फ्रांस में भी लॉन्च कर दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सभी लोग जानते हैं यूपीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई ने बनाया था। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई। अभी देखते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंप्लेंट हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो हम आरबीआई में ही कंप्लेंट करते हैं ना। कहाँ कंप्लेंट करते हैं, आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास। ओम्बड्समैन का काम यही होता है, कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना। सो यूपीआई जो है अभी, वो इंडिया के अलावा, इंडिया में तो रन कर ही रहा है, आप सभी लोगों को पता है इंडिया में तो कितना ज्यादा हम यूज करते हैं। इंडिया के साथ साथ फ्रांस में भी इसको लॉन्च कर दिया गया है। और क्या इसमें ये सवाल है कि क्या जो है ये सिर्फ फ्रांस में ही है या और किसी कंट्री में भी है फ्रांस के अलावा? तो बिल्कुल, देर इज नॉट ओनली वन फ्रांस इन दिस, नो। बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें यूपीआई की पेमेंट्स एक्सेप्टेड है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा बन सकता है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे यूपीआई की पेमेंट्स जो है वो एक्सेप्टेड है। तो मैं एनपीसीआई की वेबसाइट से ही सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। ठीक है, एनपीसीआई ने ये बात जो है वो बताई है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भूटान इसमें जुड़ा था, फिर उन्होंने बताया मॉरिशियस जुड़ा है, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, फ्रांस। उन्होंने बताया ये सारी हमारी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के अलावा यूपीआई को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स, आपको पता है कि क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, तो इनमें से सबसे पहली कंट्री भूटान है। फिर उसके बाद यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, रशिया ने भी ऐड करा था, रशिया, और कतर। एक और कंट्री है कतर, छोटी सी कंट्री है, नाम तो सुना ही होगा, कतर। तो ये सब कंट्रीज है जिन्होंने स्टार्ट करा है। और फ्रांस में जो है आईफल टावर, पेरिस में इसको स्टार्ट किया गया था। बाकी यूपीआई आपको पता ही 2016 में लॉन्च किया गया है। और सबको पता है, 5 5 रुपीज के लिए भी वी इवन डू यूपीआई। यू ऑल नो दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीआई फॉर अस, हाउ यूपीआई इज हेल्पिंग अस, एंड हाउ दिस इज द थिंग, राइट? यू ऑल नो दीज थिंग्स। सो बेसिकली वही चीज है कि यूपीआई जो है हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर भी कितना ज्यादा चल चुका है, कितना ज्यादा इसमें हेल्पफुल हो चुका है। राइट एवरीवन, सो ये आप लोगों को एक आर्टिकल जो है वो पता होना चाहिए। ऐसे ही वेटलैंड्स डे, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, एंड आई वांट कि हर स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बहुत ध्यान से इस पूरी की पूरी बात को समझे, सुने, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये हमेशा ही आ जाता है एग्जाम। देखो, वेटलैंड्स डे पे वैसे तो डिटेल वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ज्ञान सर ने वीडियो बनाई है, आप वो पूरी डिटेल देख सकते हो, क्योंकि भारत में रामसर साइट्स 80 हो चुकी हैं। आप वहां पे भी चेक कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर भी एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ। सो आप समझिए, वेटलैंड्स के ऊपर, जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं उनके ऊपर पहली बार 2 फरवरी 1971 रामसर जो है एक जगह है ईरान में, वहां पे एक कन्वेंशन होता है, एक समिट होता है। और उस समिट के बाद से 2 फरवरी डेडिकेट हो गया है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में। और इस बार जो है इसकी जो पूरा मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, सीरपुर लेक, इंदौर, इंडिया।
ठीक है, जो कि खुद एक रामसर साइट है। और इवेंट ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? वो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री कराएगी। मध्य प्रदेश में हो रहा है तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट साथ में हेल्प करने वाली है, राइट। सो ये इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज कराया गया है, जिसमें बहुत सारी वीडियोस और फिल्म फेस्टिवल्स दिखाए हैं ताकि हम वेटलैंड्स के इंपॉर्टेंस को समझ सके। बहुत से स्टूडेंट्स को और कॉलेज स्टूडेंट्स को पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग और फोटोग्राफी में यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया गया है। सो ये है हमारा मेन आर्टिकल, सो दैट यू शुड नो। छोटा सा आर्टिकल है बट आपको यहाँ पर जो है वो पता होना चाहिए, इसके बारे में पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए, राइट। सो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें कौन है क्या है ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही अभी एक स्टार्ट हुआ है पोर्टल जिसका नाम है घर पोर्टल। घर का मतलब क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट। किसको वापस भेजने की बात हो रही है? बच्चों को, चाइल्ड को। ऐसे बच्चे जो खो जाती हैं या जबरदस्ती की कोई भेज देता है या किसी काम से जाते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है कुछ जीवन में उनके, तो उसके लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल लॉन्च करा है फाउंड और मिसिंग बच्चों के लिए। बहुत अच्छी पहल है। सारा डेटा जो भी एफआईआर होती है मिसिंग बच्चों की, वो उस ट्रैक चाइल्ड डाटाबेस से की हेल्प से किया जाएगा। दोनों जगह पे उसका डेटा रखा जाएगा ताकि कहीं पर भी ऐसा कुछ पता चलता है तो वो यहाँ पे बताई जा सके। समझे? तो इस तरीके से ये एक पूरा जो है घर पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि बच्चों के जो केसेस होते हैं उसको इजीली सॉल्व किया जा सके। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा यहाँ पर एक पहल है। जरूरी है कि इस चीज को ध्यान दिया जाए। अब देखो, सी केयर जो था ना वो बच्चों के लिए नहीं था। आपको लगेगा सी फॉर, सी से चिल्ड्रन आ रहा है, नो, सी केयर बच्चों के लिए नहीं था। सी केयर कोल वर्कर्स के लिए था, घर पोर्टल बच्चों के लिए। डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है तो सीधा डिफरेंस आपको दिमाग में होना चाहिए। ऐसे ही अगला आता है क्ली कैसगिक इनॉग्रेशन। क्लियर क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस अभी जो है ऑर्गेनाइज हुई है वहां पर। वो ऑर्गेनाइज करिए किसने? लीगल एजुकेशन एसोसिएशन ने, ताकि लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस को स्टार्ट किया जा सके। यू ऑल नो कि जस्टिस देने में कितना ज्यादा डिले होता है, चाहे इंडिया हो चाहे कोई और भी कंट्री हो। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ इंडिया में डिले होता है, लेकिन आज के टाइम पे लीगल सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं। उसको ओवरकम करने के लिए जितने भी लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनको एक साथ मीटिंग करने की जरूरत है, ताकि जस्टिस में डिले ना हो, है ना, अकाउंटेबिलिटी खराब ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, एक दूसरे के जस्टिस सिस्टम से हर एक को सीखने की जरूरत है। ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके मेन मेन इंपॉर्टेंट सारे, देख सकते हो आप इनको, रीड कर सकते हो, सीधा पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा। ऐसे ही अभी आर्टिकल जो है वो नेवी के ऊपर है। अभी हमने स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल नेवी पे पढ़े थे, डिजिटलाइज करने का और वो सारी चीजें, आईसीजी का रेजिंग डे है। ऐसे ही एक आईएनएस संध्याक। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है संध्याक, जिसको अभी कमीशन किया। कमीशन का मतलब क्या होता है? उसको अब यूज में लाया जाए। और ये जो है कहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी? डिप्लॉय मतलब इनको कहाँ पर तैनात किया जाएगा काम करने के लिए? इस आईएनएस को तैनात किया जाएगा, इंडियन नेवी ने यहाँ पर किया है, ताकि हाइड्रोग्राफिक सर्वेज हो पैसिफिक इंडिया और पैसिफिक रीजन में। ठीक है। हमारे जो रक्षा मंत्री उन्होंने बोला नई इंडिया है, इसलिए हम इस सबको, ऐसी चीजों को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करने के लिए मतलब कि जो हमारे पूरा वाटर का एरिया है उसमें कैसे सर्वे करेंगे, उसमें कैसे ग्राफ तैयार होंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे, उस सब के लिए पूरा जो है एक वेसल तैयार की गई है। काफी बड़ी शिप है, सर्वे वेसल के लिए है, सर्वे करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है। ठीक है भाई, ताकि हम पायरेसी रोक सके भाई, जो पानी के रास्ते से निकल के आ जाते हैं, डकैती होती है, पायरेट्स, आपको पायरेट्स तो पता ही है ना। तो उस स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये रुक जाएगा तो हमारा मैरीटाइम जो एरिया है वो काफी ज्यादा ना, मतलब एक तरीके से अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगा। तो आईएनएस संध्या किस लिए की गई है? क्या आप में से कोई भी कमेंट बॉक्स में आईएनएस, कोई भी आईएनएस के नाम बता सकता है? और संध्या तो मैंने आपको बता दी, क्या और कोई नाम बता सकता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आईएनएस अरिहंत। अरिहंत की बुक्स पढ़ते हो ना, अरिहंत पब्लिकेशन, उस नाम से एक आईएनएस भी है। ऐसी सिटीज के नाम से है भाई, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस मणिपुर, आईएनएस सतपुरा। वैसे काफी बड़ी जो भारत की आईएनएस है ना, वो एक आईएनएस अरिहंत है और एक आईएनएस विराट है। ये वो विराट नहीं है, विराट कोहली नहीं है ये, पर नाम तो विराट है।
ठीक है। ऐसे ही अब इसरो का एक आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो बहुत सारी चीजों के लिए न्यूज में है, तो मैं आपको एक बता देती हूँ। इसरो जो है, एक तो देखो, एक मैंने लास्ट वाले जनवरी में कवर करवाया था, आदित्य L1 मिशन। मैंने बताया था ना कि वो सन की स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन है। तो एक तो इसरो ने स्टार्ट किया हुआ है आदित्य L1 मिशन सन के लिए। दूसरा है गगनयान मिशन। गगनयान भारत का एक ऐसा मिशन है जिसमें मैन भी जाएंगे। ये एक मैन्ड मिशन है, हमारे क्रू मेंबर्स भी वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो उनके साथ एक विमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट भी यहाँ पर डेवलप की गई है, जिसका नाम है व्योम मित्र। व्योम का मतलब ही क्या होता है? स्पेस फ्रेंड। व्योम का मतलब स्पेस, मित्र का मतलब फ्रेंड। जो कि यहाँ पर उन सभी जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं, वो ह्यूमन फंक्शंस भी वहां पे कर सकती है, ह्यूमन के काम भी वहां पे देख सकती है, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम से इंटरेक्ट भी कर सकती है। तो गगनयान मिशन 2025 में यहाँ पर प्लान किया जा रहा है, लेकिन व्योम मित्र इसमें तो कोई पर्सन नहीं जा रहा, लेकिन गगनयान में तो पर्सन भी जा रहे हैं। तो इसका बेसिकली गगनयान का ये है कि भाई पूरे गगन में स्पेस कैपेबिलिटीज को देखना है। 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और अर्थ पे वापस आएंगे। तो ये है हमारा व्योमित्र प्रोग्राम। तो इसरो किसके लिए न्यूज में है? आदित्य L1 व्योमित्र प्रोग्राम। और तीसरा एक और बता देती हूँ मैं आपको, लर्न कर लीजिएगा, वो है निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट नासा एंड इसरो का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। नासा आप जानते ही हो, यूएसए की स्पेस एजेंसी, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, दोनों ने मिलकर के सैटेलाइट तैयार की जिसका नाम है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म भी इसकी लिख दी है। सो ये कुछ मिशंस के लिए दिमाग में रखिएगा, इसरो अभी न्यूज में चल रहा है। ऐसे ही आता है इंडिजिनियस टेक ट्रांसफर। अभी क्या किया है टेक्नोलॉजी को, अभी एक एक्चुअली में एक समिट हुआ था, फ्यूचर लैब समिट, तिरुवनंतपुरम में किया गया था, जिसके अंदर ये डिसाइड किया था कि हम लोग जितने भी आगे आने वाली टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से, कौन सी कंट्रीज को, कौन सी मिनिस्ट्रीज को, कौन सी इंडस्ट्रीज को हम ट्रांसफर करने वाले हैं उसके बेटरमेंट के लिए। तो वो ही यहाँ पर जो है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है। सो ये इस तरीके से। अब आता है डिजी यात्रा। आई होप सबने कभी ना कभी डिजी यात्रा के बारे में जरूर सुना होगा। मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या चीज है। देखो, जब भी आप कभी फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो आपको पता है कि बहुत लॉन्ग क्यूज भी हो सकती है। अगर आप जैसे मान लो दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हो, या दिल्ली टू बैंगलोर कर रहे हो, तो वो वाले जो एयरपोर्ट है काफी ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइंस आपको मिल सकती है। तो उन लाइंस को अवॉइड करने के लिए आपका जो भी आपके फोन में अगर डिजी यात्रा ऐप है, तो आपको हर चीज जो है आपके आपके फेस से स्कैन हो जाएगी। आपका सारा, आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके फेस से सब कुछ स्कैन हो जाएगा, और आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। जो इतनी लंबी लंबी लाइंस होती है ना, वो आप स्किप करके सीधा सीधा जा सकते हो। वहां पे अलग से बना हुआ है कि डिजी यात्रा वाले यात्रियों के लिए यहाँ से रास्ता है। तो अब क्या है कि भाई डिजी यात्रा होगा तो आपका मतलब सारा जो डेटा है वो इस ऐप ने लिया होगा, है ना। आपका बायोमेट्रिक्स होगा उनके पास, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपका फेस का पूरा कट होगा उनके पास, आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी फ्लाइट की डिटेल्स एंड एवरीथिंग उनके पास होगा। तो अब डिजी यात्रा ने ये बताया है कि हम लोग प्रिवेसी को ध्यान में रखते हैं। उन्होंने बोला है कि जब भी पैसेंजर की जो जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हम स्टोर नहीं करते। उन्होंने बोला है कि जैसे ही आपकी फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है, उसके 24 घंटे के बाद, फ्लाइट के डिपार्चर के 24 घंटे बाद, आपका सारा डेटा पर्ज कर दिया जाता है। पर्ज का मतलब डिलीट कर दिया जाता है। आपका डेटा उस ऐप में स्टोर नहीं करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ये डिजी यात्रा फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है, कंपनी ने इसको, जो कि हमारे एयरपोर्ट्स पे आपको पता ही है कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है। सो ये इन्होंने बताया है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से रहती है। तो भाई इनका जो डेटा है वो 24 घंटे में डिलीट कर दिया जाता है, ऐसा उनका क्लेम है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है अभ्यास फ्लाइट ट्रायल्स। अब फिर से डीआरडीओ, पहले इसरो था अब डीआरडीओ है। डीआरडीओ का मैंने इससे पहले भी बताया था आपको। तो डीआरडीओ ने यहाँ पर जो है वो एक फ्लाइट के ट्रायल कंप्लीट करे। ट्रायल का मतलब उसकी जो चेकिंग वगैरह होती है वो सब कंप्लीट कर ली है, जिसका नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। अभ्यास है इसकी, अभ्यास बोला गया है इसको। तो अभ्यास जो है डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने तैयार की है, जो कि वेपन सिस्टम प्रैक्टिस के लिए हमें एक तैयारी देता है। जिसमें क्या होता है ना, कि अगर कोई एक पायलट है जो कि उस
उसको उड़ा रहा है किसी भी एक एयरक्राफ्ट को, तो वो ऑटो पायलट पे डाल सकता है उसको, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम देख सकता है, प्री फ्लाइट चेक देख सकता है, डेटा रिकॉर्डिंग कर सकता है, पोस्ट फ्लाइट एनालिसिस कर सकता है। तो उसमें काफी इजी और कर दिया गया है। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि भाई इस अभ्यास को सिर्फ भारत तक नहीं रखा जाएगा, इसको बाहर भी सेल किया जाएगा, इसकी एक्सपोर्ट बाहर भी की जाएगी, ताकि इसका एल्टीट्यूड रेंज हर चीज चेक की जाती है। भाई ऐसे कैसे हम अपने ऑफिसर्स को दे दें, उनकी जान खतरे में डाल दें। भाई पहले ट्रायल्स तो चलेंगे ना, तो इसके ट्रायल्स कहाँ पे हुए हैं? चांदीपुर उड़ीसा। ट्रायल्स कंप्लीट हो गए तो बस इसको फ्लाइट को ऐसे आप इसको देख सकते हो। तो इसका फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट हुआ, डीआरडीओ ने अभ्यास का किया है, ठीक है। अगला आर्टिकल मेरा पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स के ऊपर, काली गर्दन वाली क्रेन्स। अभी क्या हुआ है कि जो ब्लैक नेक की जो क्रेन्स होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती हैं? वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ठंडे एरिया में रहती है, विंटर एरिया प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने, जो हमारे जूलॉजिकल सर्वे है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इनने उनकी काउंटिंग करी है। ठीक है, जैसे आपको पता है लायंस की काउंटिंग होती है, चीता की काउंटिंग होती है, ऐसी ब्लैक नेक्ड क्रेन की भी काउंटिंग्स हुई है। तो उनकी काउंटिंग के हिसाब से लद्दाख में 66 से 69 के बीच में, और अरुणाचल प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 11 जो है वो देखी गई। मतलब कि इनकी संख्या क्या हो रही है? डाउनफॉल में जा रही है, कम होती जा रही है। तो इनकी प्रोटेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? इन्हीं सर्विस की और इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग तो वहां नहीं रहते ना कि हम प्रोटेक्ट करेंगे उनको। भाई इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इन्होंने की जिम्मेदारी में इन्होंने चेक करा है और फिर ये बताया कि ऐसा है। ठीक है, इन्होंने बोला है, ये सब बातें बोली आप पढ़ो यहाँ पर। इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ मिलती है आपको? लद्दाख के चैंगथंग सेंचुरी में। तो उसको हम प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं। एक सोकार एरिया में मिलती है, सोकार देखो टीएसओ वर्ड कहीं पर भी लिखा हो आप इसको मान के चलो कि ये लद्दाख में ही है। लद्दाखी लैंग्वेज में सो का मतलब होता है लेक, तो वो वहीं पर सबसे ज्यादा मिलती है। उसको भी रामसर साइट डिक्लेयर कर, थोड़ी देर पहले आपको मैं रामसर साइट बताया भी था। तो उनकी कंजर्वेशन के स्टेप्स चल रहे हैं। तो अब हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि ये वाले जो ब्लैक नेक्ड क्रेन्स होती हैं ये सबसे ज्यादा हमें मिलती कौन से रीजन में है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा सीधा, कि ये कौन से रीजन में फाइंड होती हैं। तो आपको ये सारे नाम जो है वो दिमाग में रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे फाइंड। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगली आर्टिकल है, ये तो भाई मैं क्या ही बताऊं, एग्जाम माल प्रैक्टिसेस। आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम लीक होना भाई इनके लिए तो रोज की बात हो गई है। इतना बुरा हाल कर रखा, बदनाम कर रखा है एंट्रेंस एग्जाम को। तो अब उसके लिए लोकसभा में 2024 में फरवरी में एक बिल आया था जिसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, ताकि रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम के उसमें जो है ये जितना भी होता है ना कि भाई पैसे लेकर के, हम कहते हैं ना अपनी भाषा में पैसे खा लिए, भाई पैसे खाने वाली चीजों को रोकने के लिए किया गया। उसके लिए नेशनल टेक्निकल कमेटी भी बनाई गई है, ताकि ऑनलाइन एग्जाम्स के ऊपर ध्यान दिया जा सके। और अगर किसी भी पर्सन ने ऐसा काम करा है तो उसको 3 से 5 साल की जेल रहेगी। जो उसके उसमें पूरा क्राइम में जुड़े हुए उनको 1 करोड़ तक का फाइन होगा। कम से कम 1 करोड़ तो होना ही चाहिए, वरना 1-2 लाख तो लोग ऐसे दे के छूट जाएंगे। 1-2 करोड़ तो होना ही चाहिए फाइन इसके ऊपर। इसमें सारे एग्जाम्स आएंगे जो यूपीएससी लेती है, रेलवेज, बैंकिंग, और जो हमारे जितने भी एनटीए लेती है स्टेट वाले हैं, सारे इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बिल आया है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी जरूरी, ताकि ये जितनी भी लीकिंग होती है, चीटिंग होती है, इसको तो रोको। इसमें वैसे तो ज्यादातर चीटिंग के ऊपर बात की गई है। ठीक है, आप जो चीटिंग करवा देते हैं स्कूल्स में हो जाती है जो, और जो बाकी एसएससी जैसे एग्जाम्स में हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए स्पेशल इसका स्टेप लिया गया। ठीक है, ऐसे ही अगला है श्रेष्ठ प्रोग्राम। श्रेष्ठ प्रोग्राम जो है वो एससी कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए किया है, ताकि एससी जो कम्युनिटी है उनको हम लोग और ज्यादा एजुकेशन में बढ़ावा दे सकें। इसमें क्या होगा कि 9 से 11 तक के, 9th और 11th में जो एससी स्टूडेंट जो हैं उनको रेसिडेंशियल स्कूल्स में असिस्टेंस दी जाएगी। ठीक है, ये जो असिस्टेंस होगी, ये जो भी स्कूल्स वहां पे एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस। एग्जाम होगा पहले, उस एग्जाम के तहत 3,000 मेरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, और फिर उनको आगे चल के भी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा एक आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और आप में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ये चाहता है कि ये कंटिन्यू रहे, वो इस वीडियो पे लाइक करे, कमेंट करे। आप लाइक कमेंट करोगे तो आपको वीडियो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। ये आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, और आपको वीडियोस मिलने फिर बंद हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बढ़िया कि यार आप लोग एक बार कर ही दो, है ना।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है इस पूरे की पूरी वीडियो को एक बार मुझे बताएं, आप लोगों को कमेंट करके। प्लस साथ ही साथ आप सभी लोग इस पूरे के लिए, जब भी आपको इसकी और आगे की चीजें चाहिए कि भाई आपको इसमें और भी पढ़ना है, तो आपको उसके लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें जो है पूरा नहीं रहेगा, इसमें जो है मैं कम आर्टिकल्स कवर करवा पाऊंगी, तो आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए हमारा पूरा एक पेड ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो आई वांट एवरीवन कि इसको ज्वाइन कर लो, और इजीली आपको सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा कंटेंट आपको यहीं से मिल जाएगा। सो एक बार इसको ज्वाइन करो, देखना कितना फायदा होता है आपको। ठीक है भाई, तो ये जितने भी ये आर्टिकल्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ पीडीएफ एक बार। एजिंग रिपोर्ट के ऊपर है, एनर्जी वीक के ऊपर है, भारत राइस के ऊपर है, उल्लास मेला सुना होगा उसके ऊपर है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर के ऊपर जो चेंजेस आए थे उसके ऊपर, हाइपरसोनिक के ऊपर है, नीदरलैंड्स के एलएनजी के ऊपर है, मेटर्नल हेल्थ फीमेल्स के ऊपर काफी बड़ा डेटा है, ये आपको बहुत काम आएगा। सारे टॉपिक्स वगैरह आपको जो आपने पढ़े हुए हैं वो रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, पोषण अभियान के ऊपर है, वेटलैंड्स कैंपेन्स के ऊपर है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के ऊपर है, रेलवेज के ऊपर है, एमएसएमई है, भारत श्री प्रोजेक्ट है, इंडिया और रवांडा के बीच में है, जैसे मैंने इंडिया यूएई समझाया आपको, ऐसे इंडिया रवांडा भी है। फिर ब्रह्मपुत्र पे है, तो जब मैं आपको ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगी तो आपको मैं पूरा ब्रह्मपुत्र के बारे में सारा कुछ रिवाइज कराऊंगी कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, किसको मिलती है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। सो हम लोग एक टॉपिक में बहुत सारी चीजें कवर करने वाले, सिंगल नहीं पढ़ने वाले। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें होंगी वो वन बाय वन पढ़ते रहेंगे। किलकारी प्रोजेक्ट है, ठीक है, आदि महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो मैंने आपको चौका हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। तो ये आर्टिकल्स होंगे जो इस पूरी आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो अगर आपको एक पूरी पीडीएफ चाहिए ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े, आप इसी में से सारा कुछ पढ़ के रिवाइज कर लो, तो उसके लिए आप लोगों को पीडीएफ में ग्रुप पे ज्वाइन करना पड़ेगा। सो आप लोग मतलब मैं तो यही सबको बोलूंगी, जितने भी बच्चे इसको सुन रहे हैं, ग्रुप को ज्वाइन करो। आप ही को फायदा मिलने वाला, और किसी को नहीं है, आप ही के लिए सारी चीजें हैं। सो एक बार इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। और बाकी आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही मार्च महीने के करंट को कवर करते हुए मुलाकात होगी, और आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।